एंड ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू इस चीज के लिए अग्री नहीं करेंगे, ये भी सबको पता था। के चलते इन्होंने उसी वक्त ये चीज बोली थी कि हिंदू और मुस्लिम कभी एक साथ एक देश में नहीं रह सकते। अब ये कैबिनेट मिशन के फेल होने और इंडिया के पार्टीशन होकर पाकिस्तान बनने में ज्यादा हाथ किसका था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का या इंडियन नेशनल कांग्रेस का? अच्छा, ब्रिटिश हुकूमत ने यहाँ पे थोड़ी सी चालाकी करी। अब ये डायरेक्ट एक्शन डे इतना खतरनाक है कि इसको समझने के लिए एक बार हमें फिर से मिलना पड़ेगा। वैसे तो भारत को आजाद कराने के लिए बहुत सारे लोगों का हाथ है, लेकिन आज हम इस वीडियो में यह समझेंगे कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज ने पॉलिटिकल एजेंडेस के साथ भारत की आजादी की ओर अपना कदम रखा था। तो साल 1885 आते आते ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह जरूरत समझ में आ गई थी कि क्योंकि पीछे इतना बड़ा रिवॉल्ट वो देख चुके थे, तो अब उनको ये लग रहा था कि अगर किसी भी देश दुनिया से इंडिया के अंदर ही रिवॉल्ट शुरू हो गया या मान लीजिए कोई डिमांड आती है, तो किस तरीके से उसको सुनेंगे और पूरा करेंगे, किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, तो इसका कोई आइडिया नहीं था। उस दौर में ये जरूरी था कि रिवोल्ट को शांत रखा जाए और जो इंडियंस कह रहे हैं उसको एक सिस्टमैटिक ढंग से सुना जाए। ऐसा ना हो कि कल को यहां से कोई उठ गया कि हमें ये चाहिए, वहां से उठ गया ये चाहिए, तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इंप्लीमेंटेशन तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। यही कारण था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को नीड लगी कि इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज भी होनी चाहिए। अच्छा, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज रखने का एक और कारण था कि अब वो डायरेक्टली अपने आप को ब्लेम नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि अब तो एक मीडियम दे दिया ना। जैसे होता नहीं, एक कंपनी में हायरार्की होती है, तो बीच की हायरार्की को ऊपर से प्रेशर आता है और नीचे से भी आता है। तो इस कारणवश यही रखा गया था कि कहीं ना कहीं अब हमने भी इंडियंस के लिए एक पार्टी रख दी और इंडियंस खुद भी इंडियन से कह सकते हैं। तो बहुत अपना जो प्रेशर कम करने का तरीका था वो भी पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू उन्होंने कंटिन्यू किया। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम को इंडिया भेजा और A.O. ह्यूम ने कई पॉलिटिकल लीडर से मुलाकात करके, जैसे कि S.N. बैनर्जी, W.C. बैनर्जी के साथ मिलकर के एक संगठन बनाया जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये एक बहुत ही अहम पार्टी बनी स्वराज को हासिल करने के लिए। अच्छा, ब्रिटिश हुकूमत ने यहां पे थोड़ी सी चालाकी करी। उन्होंने A.O. ह्यूम को जब इंडिया भेजा तो उसका पर्पस ये नहीं था कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी ही बनाना चाहते हैं, वो ये भी चाहते थे कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो उसमें उन्हीं की गवर्नमेंट का भेजा हुआ सदस्य मेन लीडर रहे, ताकि किसी भी टाइम पे अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि कोई रिफॉर्मेशन लाना है तो कंट्रोल उन्हीं की सरकार का हो। अब जब 1885 में कांग्रेस का निर्माण हो गया तो कांग्रेस ने अपना काम शुरू कर दिया था। कांग्रेस ने धीरे धीरे करके लोगों की जो डिमांड्स थी वो ब्रिटिश सरकार तक पहुंचानी शुरू कर दी थी और एक अच्छे से सभी तरीके के लोग इसमें शामिल थे। लेकिन कुछ माइनॉरिटी ग्रुप्स थे, जैसे कि स्पेसिफिकली मुस्लिम्स की अगर बात करें, तो धीरे धीरे कांग्रेस के काम करने के ढंग को समझ रहे थे और उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि शायद इनके राज में या इनकी जो पार्टी है वो मुस्लिम्स को उतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन ब्रिटिश तक नहीं पहुंचा रही है। इन्हीं कारणों की वजह से 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में पहली बार ख्वाजा सलीमुल्लाह ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे यह प्रपोजल रखा कि मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी भी होनी चाहिए, जिनका काम था मुस्लिम्स के हर डिमांड और रिफॉर्मेशंस को सही तरीके से, सही जज्बे से आगे बढ़ाना। तो साल 1909 आते आते ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही थी जब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्मेशंस का इंट्रोडक्शन होता है। ये पहली बार था जब मुस्लिम्स को एक स्पेशल राइट देने की बात की गई थी और इसी तरीके से सारी चीजें चल रही थी। जब हम आ जाते हैं साल 1916 में, जब इंडियंस ने यह देखा कि वर्ल्ड वॉर 1 में जो कि 1914 से लेकर 1918 तक चला, हिंदुस्तान का कितना रिसोर्स यूटिलाइज हो चुका है, कितने लोग यूटिलाइज हो चुके हैं, कितना पैसा यूटिलाइज हो चुका है। इन सारी चीजों को देखते हुए लखनऊ शहर में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है और उस कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों एक साथ यूनाइटेडली एक प्रपोजल रखते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। इस कॉन्फ्रेंस को हम लोग लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं।
जिसमें उन्होंने अपने ही पावर्स को मैग्नीफाई करने की डिमांड करी। तो बेसिकली पॉइंट ये था कि इंडियन लीडर्स को और भी ज्यादा ऑटोनॉमी चाहिए थी, चाहे फिर वो कानून बनाने का काम हो, चाहे फिर वो कोई डिसीजन मेकिंग का काम हो, चाहे वो प्रोविंशियल डिसीजन क्यों ना हो। ये सारी चीजों का अधिकार उस पैक्ट में मांगा गया। सो लखनऊ पैक्ट की इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए कांग्रेस की तरफ से थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, और उसी के साथ साथ AIML ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से थे मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खान। आगे बढ़ने से पहले एक बार जिन्ना के बारे में समझ लेते हैं। तो जिन्ना बेसिकली पहले खुद इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु और बाल गंगाधर तिलक को अपना क्लोज एसोसिएट मानते थे। इसके साथ साथ उनको हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर माना जाता था, और ये कहने वाली खुद सरोजनी नायडू थी। जो जिन्ना टू नेशन थ्योरी को आने वाले समय में रिप्रेजेंट करेंगे, वो कुछ समय पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों का हिस्सा थे, और उनका खुद का लक्ष्य ये था कि एक यूनाइटेड इंडिया होना चाहिए। अब जो जिन्ना एक यूनाइटेड इंडिया की बात कर रहे हैं, वो ये टू नेशन थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट पे कैसे आते हैं और क्यों आते हैं, ये समझते हैं एक बार। अभी टू नेशन थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले आया था 1876 में सैयद अहमद खान के द्वारा। ये वही सैयद अहमद खान है जिन्होंने आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। इनके हिसाब से हिंदू और मुस्लिम के कई डिफरेंसेस थे, जिसमें से कल्चरल डिफरेंसेस, सोशल डिफरेंसेस, फाइनेंशियल डिफरेंसेस, इकोनॉमिकल डिफरेंसेस, बहुत तरह के अलग अलग पैरामीटर्स रखे थे इन्होंने, जिसके चलते इन्होंने उसी वक्त ये चीज बोली थी कि हिंदू और मुस्लिम कभी एक साथ एक देश में नहीं रह सकते। साल 1925 में अलीगढ़ में ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक सेशन होता है, जिसमें पहली बार जस्टिस अब्दुल रहीम ने यह खुलकर बोला था कि हिंदू और मुस्लिम्स को साथ में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान, यह शब्द सबसे पहली बार 1933 में चौधरी रहमत अली, जो कि एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नेशनलिस्ट लॉयर थे, उन्होंने एक पैम्फलेट के जरिए दिया था। इस पैम्फलेट में उन्होंने बहुत क्लियरली ये चीज मेंशन की थी कि नाउ और नेवर, यानी कि एक अलग देश की मांग यहां पर पक्की होती है। और उस पैम्फलेट में उन्होंने एरियाज तक मेंशन कर रखे थे कि वो पाकिस्तान की शक्ल किस तरीके की देख रहे हैं, जिसमें कश्मीर, सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भी शामिल था। साल आता है 1937, जब पूरे भारत में प्रोविंशियल इलेक्शंस रखे जाते हैं। अब कांग्रेस और AIML इन्हीं 11 प्रोविंसेस में इलेक्शन लड़ते हैं। अब इन इलेक्शंस का जो रिजल्ट आता है, उसमें कांग्रेस 7 प्रोविंसेस में अपनी मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बना लेती है। और अगर हम बात करें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, तो उनकी सरकार किसी भी प्रोविंस में नहीं बन पाई। हालांकि यूनाइटेड प्रोविंस, जो उस वक्त का उत्तर प्रदेश था, वहां पर कांग्रेस ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ एक प्रपोजल रखा था कि वो चाहे तो गठबंधन की एक सरकार बन सकती है, लेकिन कांग्रेस की एक सिंपल सी शर्त थी। वो चाहते थे कि मुस्लिम लीग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की सरकार न बने, बल्कि पूरे देश की एक सरकार बने। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इस चीज के लिए अग्री नहीं कर रहे थे, जिसके चलते कांग्रेस और AIML में दूरियां और बढ़ती गई, क्योंकि उस वक्त टू नेशन थ्योरीज अपने चरम सीमा पर थी। अब जब ये दूरियां बढ़ी, तो जिस जिस जगह पर भी कांग्रेस की मेजॉरिटी सरकार थी, वहां पे कांग्रेस ने अपनी हिंदू पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया था। जैसे कि गौरक्षा का प्रचार बहुत तेजी से बढ़ गया था। उसके साथ साथ उर्दू की जगह हिंदी को इस्तेमाल करने का सुझाव दिया जाता था। और इसके साथ साथ और कई चीजें थीं, जिसके चलते मुस्लिम्स को यह फील होने लगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार में हमें एक अच्छा ट्रीटमेंट ना मिल पाए आगे। और यही वजह थी जब मुस्लिम्स अग्री कर गए थे कि भाई अब हमें एक सरकार नहीं, एक देश नहीं, 2 अलग देश चाहिए होंगे। अब इस टू नेशन थ्योरी ने साल 1925 से लेकर साल 1940 तक कई उतार चढ़ाव देखे। जब साल 1940 में फाइनली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 3 दिन का एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है लाहौर में, जिसमें जिन्ना ने अपनी स्पीच में पूरे 2 घंटे
इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा महत्व दिया था कि जितने भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं उनकी गवर्नेंस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को मिल जाए। वैसे अगर देखा जाए तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए वर्ल्ड वॉर 2 भी काफी ज्यादा जिम्मेदार है। तो जैसा आप जानते हैं कि 1940 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई थी, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को वर्ल्ड वॉर 2 भी लड़ना था और अपनी कॉलोनीज को भी संभालना था, और इंडिया उनकी सबसे बड़ी कॉलोनी थी। तो इंडियन लीडर्स की डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए और वर्ल्ड वॉर 2 में उनका सपोर्ट हासिल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके सामने एक ऑगस्ट ऑफर रखा। अब इस ऑफर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफी चीजें ऑफर करी, लेकिन इन सब में से सबसे अहम चीज थी डोमिनियन स्टेटस, मतलब आधा राज। आधा राज ऑफर तो किया, लेकिन इस समय तक 1940 तक इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स पूर्ण स्वराज की जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हो गए थे। तो इसलिए अगस्त ऑफर को तो तुरंत नकार दिया गया। इसके बाद साल आता है 1942, जब फिर से क्रिप्स मिशन के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर से डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया और यह गारंटी दी कि जब वॉर खत्म हो जाएगा इंडिया को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन ओवरऑल इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ने इसको भी नकार दिया। इसके बाद एक बहुत बड़ा पड़ाव आता है 1942 में, जिसको हम क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जानते हैं। 8 अगस्त 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा शुरू किया, जिसमें उनका एजेंडा था कि अब हम लोग फिर से एक बार अंग्रेजी सामान और अंग्रेजी सर्विसेज को यूज करना बंद कर दें, बॉयकॉट कर दें। और इसी के चलते अंग्रेज अगले दिन ही हरकत में आ गए, जिसमें उन्होंने सभी टॉप की लीडरशिप को जेल में डालना शुरू कर दिया। अब जब कांग्रेस के टॉप के लीडर्स जेल में चले गए तो इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया मोहम्मद अली जिन्ना और AIML ने। इस टाइम पे पूरी मुस्लिम लीग ने दबा के प्रमोशन किया अपनी 2 नेशन थ्योरी का, क्योंकि कांग्रेस लीडर्स की सारी टॉप लीडरशिप जेल में थी, तो उनके पास एक फ्री हैंड था। वो जो जिस तरीके से भी प्रभाव डालना चाहे अपनी पूरी कंट्री में वो डाल सकते थे। इन 3 सालों में 2 नेशन थ्योरी का जो प्रमोशन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किया था, इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है 1946 के इलेक्शंस में। तो 1946 के जो इलेक्शंस थे उनका जो रिजल्ट है वो 37 से एकदम अलग आता है, जिसमें कांग्रेस ने 90% नॉन मुस्लिम सीट्स जीतकर 8 प्रोविंसेस में अपनी सरकार बना ली। लेकिन इस बार ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने भी 87% मुस्लिम सीट्स जीतकर बंगाल और सिंध में अपनी सरकार बना ली। इसके साथ साथ पंजाब में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को मेजॉरिटी सीट्स मिली थी, लेकिन कांग्रेस और बाकी कोलिजन गवर्नमेंट ने एक साथ गठबंधन करके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को हटाकर अपनी सरकार बना ली। तो दोस्तों, ये जो इलेक्शंस थे ये आगे जाकर के पार्टीशन में क्या कंट्रीब्यूशन देंगे ये हम आपको आगे बताते हैं। साल आता है 1945, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने वाला था। ब्रिटेन को यह समझ में आ गया था कि अब वो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है, तो इंडिया को एज अ कॉलोनी चलाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। ऊपर से पूरी दुनिया से डीकोलोनाइजेशन का एक प्रेशर ब्रिटेन के ऊपर आ रहा था। अब ये सारे प्रेशर्स, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे डीकोलोनाइजेशन का प्रेशर हो पूरी दुनिया से, ये सारी चीजों के साथ ये तय हो गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट अब इंडिया में नहीं रहेगी। जब ये क्लियर हो गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब इंडिया में नहीं रहेगी, तो उस वक्त के वॉइसरॉय लॉर्ड वेवल ने आखिरी बार एक शिमला कॉन्फ्रेंस 25 जून 1945 पे रखा। इस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा दोनों पक्षों को साथ लाने का था, ताकि एक यूनाइटेड इंडिया का स्ट्रक्चर बन पाए। इस पूरे के पूरे कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस कई मुद्दों पर एक मत हो ही नहीं पाए, जैसे कि मुस्लिम इलेक्टोरेट और मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कंट्री में कैसा होगा। कांग्रेस की अपनी विचारधारा थी और AIML की अपनी विचारधारा थी, जिसके चलते ये कॉन्फ्रेंस बहुत लंबी चली और यहां तक आते आते 2 नेशन थ्योरी भी पूरे देश में जहां जहां भी मुस्लिम्स ज्यादा थे वहां पे आग पकड़ चुकी थी, जिसके चलते लॉर्ड वेवल इस पूरे कॉन्फ्रेंस को सक्सेसफुल बनाने में असमर्थ है। अब इसके बाद अगला महत्वपूर्ण क्षण ये आता है जब ब्रिटेन के इलेक्शंस होते हैं और क्लेमेंट एटली नए प्रधानमंत्री बनते हैं। क्लेमेंट एटली हमेशा से ही कॉलोनाइजेशन के अगेंस्ट रहे, जिसके चलते लेट 1945 में उन्होंने इंडिया से अपनी डीकोलोनाइजेशन अनाउंसमेंट कर दी और जनवरी 1947 में उन्होंने यह अनाउंसमेंट भी कर दी कि जून 1948 में ब्रिटिश राज हमेशा हमेशा के लिए इंडिया से खत्म हो जाएगा।
तो दोस्तों जून 1948 की डेट यहां से आती है। अब ये तो तय हो चुका था कि भाई ब्रिटिश राज खत्म होने वाला, लेकिन इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स अभी भी कंटिन्यूएशन में थी। टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट अभी भी एग्जिस्टेंस में था, जहां पे ये लड़ाई अभी भी लड़ी जा रही थी कि भाई क्या इंडिया डिवाइड होगा, क्या हमें वो वाले प्रोविंसेस मिलेंगे जहां मुस्लिम डोमिनेंस है। तो ये सब समझने के लिए क्लेमेंट एटली ने अपने 3 टॉप के लीडर्स को हिंदुस्तान भेजा एक कैबिनेट मिशन के साथ। इस कैबिनेट मिशन को अगर सिंपल भाषा में समझें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह तय किया था कि हिंदुस्तान एक फेडरल अरेंजमेंट में चलेगा। यह फेडरल अरेंजमेंट 3 लेवल ऑफ हायरार्कीज में चलेगा। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत यह डिसाइड हुआ था कि पूरे भारत को 3 बड़ी बड़ी प्रोविंसेस में बांटा जाएगा, जिसमें से सबसे ज्यादा बड़ी 2 इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस थी, पंजाब और बंगाल, जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड थी। यहां पे मुस्लिम्स की आबादी ज्यादा थी और बाकी जितना भी बचा एरिया था उसको रेस्ट ऑफ इंडिया प्रोविंस नाम दिया गया था, जिसमें हिंदू डोमिनेंस ज्यादा था। अब ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स प्रोविंसेस जब बांटी गई तो इसमें भी लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब एक इसको ऐसे समझते हैं कि एक हो गया हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो तीनों क्या कहते हैं प्रोविंसेस से ऊपर है, फिर एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो गई, और अगर मान लो इन प्रोविंशियल्स में भी मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो उन डिस्ट्रिक्ट्स के भी अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स हो सकती है। अब इन लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट को समझने के लिए सबसे पहले अगर मैं बात सेंट्रल गवर्नमेंट की करूं तो उनकी पावर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, क्योंकि अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस में आ चुकी थी, जिसमें एक सरकार की अर्थव्यवस्था, एक देश की अर्थव्यवस्था और उसका पूरा कल्चरल रिफॉर्मेशन और बहुत सारी चीजों के डिसीजंस और ऑटोनॉमी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास आ चुकी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मेजरली डिफेंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड और छोटे मोटे कुछ और पोर्टफोलियोज का अधिकार था। इस प्लान को काफी डीपली डिस्कस किया गया। काफी मेहनत और मशक्कत के बाद फाइनली मोहम्मद अली जिन्ना इस प्लान पे अग्री कर गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं यह भी बात थी कि जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस थे, जो बंगाल और पंजाब, ये काफी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्रोविंसेस थे, जिनके चलते जिन्ना अग्रीड की हाँ ठीक है क्योंकि यहां पे मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन रहेगी। एंड ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू इस चीज के लिए अग्री नहीं करेंगे, ये भी सबको पता था। तो इवेंचुअली ये पूरा कैबिनेट मिशन प्लान फेल हो जाता है। अब ये कैबिनेट मिशन के फेल होने और इंडिया के पार्टीशन होकर पाकिस्तान बनने में ज्यादा हाथ किसका था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का या इंडियन नेशनल कांग्रेस का? इसका जवाब अल्लामा इकबाल के बेटे ने दिया था। तो अल्लामा इकबाल के बेटे ने ये खुद इंटरव्यू में कहा, जो कि आप देख सकते हैं, कि पाकिस्तान AIML ने नहीं बल्कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बनाया है। अब जैसा कि हमने पीछे देखा है कि जवाहरलाल नेहरू का आइडिया यह था कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में ज्यादा पावर चाहिए थी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में कम, और वो खुद उस सेंट्रल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे। तो दोस्तों इस कैबिनेट मिशन फेल होने का कुछ ना कुछ तो परिणाम होना ही था। तो तारीख आती है 16 अगस्त 1946, इंडिपेंडेंस के ठीक 1 साल पहले। मोहम्मद अली जिन्ना ने एक डायरेक्ट एक्शन डे रखा। ये डायरेक्ट एक्शन प्लान जिन्ना ने इसलिए एग्जिस्टेंस में लाया क्योंकि उनके सब्र का बांध अब टूट चुका था, क्योंकि अपने हक मांगते मांगते वो थक चुके थे। तो इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि इफ कांग्रेस वांट्स वॉर वी विल हैव वॉर। अब उसका क्या मतलब था, क्या वो राइट्स की बात बोल रहे थे, ये हमें नहीं क्लियर है, ये किसी को भी नहीं पता। अब ये डायरेक्ट एक्शन डे इतना खतरनाक है कि इसको समझने के लिए एक बार हमें फिर से मिलना पड़ेगा।